रॉयल इनफील्ड इंडिया में इस कंपनी की बाइक्स सिर्फ एक नॉर्मल बाइक्स नहीं है, बल्कि लोगों के इमोशंस हैं। एक रॉयल इनफील्ड की बाइक लेना हर किसी का सपना होता है। आज ये बाइक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है और इसका क्रेडिट जाता है सिद्धार्थ लाल, जो कि आइशर मोटर के सीईओ हैं। बट ये सिद्धार्थ लाल के पास आने से पहले इसकी 3 बार बंद होने की नौबत आ चुकी थी। इनफैक्ट कंपनी तो बंद हो ही गई थी, लेकिन तभी सिद्धार्थ लाल ने एक लास्ट मौका मांगा और इसको चलाने के लिए उन्होंने अपनी बाकी की 13 कंपनीज बेच दी और सिर्फ इसी पे ही फोकस करा। और रिजल्ट ये निकला कि जहां वो लेट 2000 में सिर्फ 25,000 यूनिट्स ही एनुअली सेल कर पाते थे, वहीं आज 2025 की बात करें तो उन्होंने 1 मिलियन प्लस सेल्स को टच कर लिया है। यानी कि पिछले 25 सालों में कंपनी को 40 गुना ग्रोथ मिली है। जितनी बाइक हार्ली डेविडसन पूरी दुनिया में नहीं बेच पाता, उतनी रॉयल इनफील्ड बस इंडिया में ही बेच देती है। ये कंपनी आज 14,000 करोड़ की बन चुकी है। बट आगे कैसे जो कंपनी बंद होने वाली थी आज इतनी बड़ी कैसे बन गई, और अगर ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था तो ये इंडिया का ब्रांड कैसे बनी? सिद्धार्थ लाल की वो क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज थी जिससे आज ये कंपनी इतनी बड़ी बनी? आइए जानते हैं इस वीडियो में द फॉल एंड राइज ऑफ रॉयल इनफील्ड। 1901 में इंग्लैंड में इस कंपनी की शुरुआत होती है। इससे पहले ये कंपनी साइकिल बनाती थी, इसका नाम था द न्यू एनफील्ड साइकिल। 1899 के बाद इन्होंने कुछ नया करने की सोची और इन्होंने मोटरसाइकिल बनाना शुरू करी और कंपनी का नाम रख दिया रॉयल इनफील्ड। 1901 में ये पहली रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल निकालते हैं। हालांकि इसके बाद लगातार वो और भी मोटरसाइकिल्स निकालते हैं, बट इनकी कोई भी बाइक मार्केट में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही थी। 1903 में इन्होंने कार बिजनेस भी स्टार्ट करने की सोची, बट उसमें भी उनको काफी लॉस झेलना पड़ा। 1907 में इन्होंने अपनी कार का बिजनेस तो बेच दिया और सिर्फ मोटरसाइकिल पे ही फोकस करा। इसके बाद इनको पहली सक्सेस मिलती है 1914 में, क्योंकि इस समय इनकी बाइक को एक मजबूत बाइक माना जाता था और उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जिसमें इनको ब्रिटिश आर्मी को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंपेरियल रशियन गवर्नमेंट भी इन्हीं से मोटरसाइकिल खरीद रही थी। बट आफ्टर 1932 इन्होंने एक बढ़िया मूव चला और वो ये था कि इन्होंने बुलेट लॉन्च करी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और आज भी काफी पॉपुलर है, जिसकी वजह से इनके कुछ सेल्स बढ़े। और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भी ब्रिटिश अथॉरिटी ने रॉयल इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल्स बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वॉर में बड़े स्तर पर इसका यूज किया गया। इनफैक्ट कई बार तो इसको प्लेन से सीधा बैटलफील्ड में भी उतारा गया था। बट अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ चुकी थी, लोगों का परसेप्शन बन चुका था कि ये डेली यूज के लिए नहीं बल्कि आर्मी के लिए ज्यादा बढ़िया है, और इसकी वजह से जैसे ही वॉर खत्म हुए इनकी सेल्स कम होने लगी और इनका लॉस बढ़ने लगा। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की गवर्नमेंट भी चाहती थी कि इंडियन आर्मी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइक हो जिसको वो बॉर्डर पर यूज कर सकें, और इसीलिए 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने रॉयल इनफील्ड को 800 बुलेट्स बनाने का ऑर्डर दिया। और इसको पूरा करने के लिए 1955 में इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स के साथ रॉयल इनफील्ड पार्टनरशिप कर लेती है और इस तरह रॉयल इनफील्ड की इंडिया में एंट्री होती है। पहले ये पार्ट्स इंग्लैंड से लेकर आते थे और उसको इंडिया में असेंबल करके बेचते थे, लेकिन 1962 में इन्होंने इंडिया में ही पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए और अगले 30 सालों तक मद्रास मोटर ने ही इंडिया में रॉयल इनफील्ड का बिजनेस करा। बट ये बस आर्मी तक ही सीमित रह गए और लोगों में कुछ खास पॉपुलर नहीं हुई, जिस वजह से इनका ओवरऑल कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था बल्कि लॉस बढ़ता ही जा रहा था। और इस वजह से हारकर इन्होंने ये कंपनी आइशर को बेच दी। इस कंपनी के फाउंडर थे विक्रम लाल और इनको उम्मीद थी कि ये रॉयल इनफील्ड को वापस प्रॉफिटेबल बना पाएंगे, लेकिन उनकी 6 साल की कोशिश के बाद भी वो प्रॉफिट नहीं बना पाए और कंपनी की हालत इतनी बुरी हो गई कि इन्होंने इसको पूरी तरीके से बंद करने की सोच ली थी। बट तभी एंट्री होती है उनके बेटे सिद्धार्थ लाल की, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी और वो मोटर बाइक्स में हाईली इंटरेस्टेड थे। उन्होंने बोर्ड मेंबर से आखिरी मौका मांगा। जिस कंपनी को ब्रिटिशर्स नहीं चला पाए, उसके बाद मद्रास मोटर्स नहीं चला पाई, उन्होंने भी गिव अप कर दिया। तो आखिर ऐसा सिद्धार्थ लाल ने क्या करा जिससे ये कंपनी आज इतनी सक्सेसफुल हो गई? तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इनको ज्यादा कंपनीज पे नहीं बल्कि कुछ कंपनीज पे ही फोकस से काम करना चाहिए, और इस वजह से उस समय जो आइशर कंपनी के पास 15 बिजनेस थे, जिसमें से कुछ अनप्रॉफिटेबल भी थे, उसमें से 13 बिजनेस उन्होंने बेच दिए और सिर्फ ट्रक्स और मोटर बाइक्स का बिजनेस रखा। दूसरी बड़ी चीज जो करते हैं वो थी मार्केट रिसर्च। सिद्धार्थ लाल खुद जाके मार्केट रिसर्च करा करते थे। वो महीनों तक के लिए अपनी बाइक पर ट्रिप के लिए निकल जाया करते थे और खुद जाके कस्टमर्स से बात करते थे कि असल में कस्टमर्स को क्या कमी लग रही है इस बाइक में, और यही चीज उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को करने को भी कहा। इतनी मार्केट रिसर्च करने के बाद उन्हें इसमें टोटल 6 इश्यूज मिले। पहला, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत। उन्हें पता चला कि जब उनकी बाइक्स की पैकेजिंग होती है वो सही तरीके से नहीं होती और उनके ट्रांसपोर्टेशन के वक्त वो काफी बार डैमेज हो जाती है, जिसके बारे में उनको पता तक नहीं चलता और सीधा कस्टमर्स को पता लगता है, जिसके बाद वो आके कंप्लेंट करते हैं और इससे कस्टमर एक्सपीरियंस भी काफी खराब होता है। दूसरा, सेपरेट गियर बॉक्स एंड कास्ट आयरन इंजन। इस डिजाइन की वजह से उन्हें कस्टमर्स को फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंट ऑयल लीक का सामना करना पड़ता था और इसलिए इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती थी। एंड अगेन ये कस्टमर्स के लिए एक बैड एक्सपीरियंस था। तीसरा, इनके पास आउटडेटेड इंजन थी जो कि मॉडर्न एमिशन स्टैंडर्ड्स के लिए इतनी फिट नहीं थी। चौथा, किक स्टार्ट प्रॉब्लम। उस समय काफी बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट आ चुका था और रॉयल इनफील्ड में सिर्फ किक स्टार्ट ही था और कस्टमर्स ने बताया कि कई बार किक स्टार्ट करते वक्त उनके पैर में भी लग जाती थी। पांचवा था बाइक सेल करते वक्त उनकी कमी और सेल के बाद जब सर्विस के लिए लाते हैं तो उसमें भी दिक्कतें थी। सिक्स, कंपटीशन। उस समय काफी तेजी से मार्केट में नई सस्ती लाइट वेट और बेटर माइलेज के साथ मोटरसाइकिल की कंपनीज आ रही थी तो लोग उन्हें लेना ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बाहरी बाइक्स डेली यूज के लिए नहीं है। तो अब सिद्धार्थ लाल सबसे पहले तो कास्ट आयरन इंजन को एल्यूमिनियम इंजन से रिप्लेस कर देते हैं और इससे डिजाइन में काफी बढ़िया चेंज आता है। एल्यूमिनियम काफी लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू आयरन और जिस वजह से उनकी बाइक 15-20 किलो हल्की हो गई जिससे कि उसको इजीली हैंडल किया जा सकता था और इसके बाद इसकी ब्रेकिंग और माइलेज दोनों ही काफी बढ़िया हो गई। इनफैक्ट अब ये पहले के कंपैरिजन में वाइब्रेशन भी कम कर रही थी और सड़कों पर काफी स्मूथ चलने लगी। इसके बाद इन्होंने ध्यान दिया ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज में। इन्होंने मेक श्योर करा कि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त बाइक डैमेज ना हो। एंड देन दे रियलाइज्ड कि लोगों के दिमाग में रॉयल इनफील्ड एक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एस्पायरिंग कंपनी लाइक फरारी एंड हार्ली डेविडसन। इस वजह से इन्होंने इसके न्यू स्टोर्स बनाना शुरू करे और इसके स्टोर्स को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने इसके स्टोर्स को बाइकर्स के लिए एक हैंगआउट प्लेसेस की तरह बना दिया जिस वजह से जब लोग वहां पे आते थे तो उन्हें रॉयल इनफील्ड की बाइक्स देखने को भी मिल जाती थी और कई बाइकर्स को ये पसंद आ जाया करती थी। ऑल्सो ही मेड कम्युनिटी ऑफ इनफील्ड राइडर्स। उन्होंने कम्युनिटीज और कुछ इवेंट्स भी जैसे मोटर वर्ड्स लॉन्च करे और ये सब स्टेप्स लेके आज रॉयल इनफील्ड ने काफी बड़ा कमबैक कर लिया और आज 250 सीसी इंजन से ऊपर वाली बाइक्स की लिस्ट में अगर देखा जाए तो रॉयल इनफील्ड इंडिया में नंबर 1 है। वेल, आपको रॉयल इनफील्ड की कौन सी बाइक पसंद है और अगर आपके पास कोई रॉयल इनफील्ड की बाइक है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।